थर्ड यूनिट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनता है। सबसे पहले उसके अंदर अपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने सबसे पहले तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे, अंडरलाइन करो। और इसको अपने स्केलर, स्केलर का मतलब एक स्केल के अंदर जैसे लाइन आती है ना वैसा मिलिट्री या तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर पर एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ ऑर्गेनाइजेशन। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द टॉप एग्जीक्यूटिव हैज, अंडरलाइन करो, फुल ऑथोरिटी ओवर हिज सबऑर्डिनेट। यानी जो एग्जीक्यूटिव है ना वो जो बोले वो सबऑर्डिनेट को करना पड़े, वो अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है बट अल्टीमेटली रिजल्ट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। उसमें अपने बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपने दे सकते हैं कि अगर समझो कि बड़ौदा में कोई जगह के ऊपर रायट्स होते हैं, यानी कम्युनल राइट जिसको बोलते हैं। अगर ये दंगे चालू हुए तो जो पुलिस स्टेशन के अंदर बैठने वाला पीएसआई या तो पीआई है वो तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जवाब देना पड़ता है कमिश्नर को। कमिश्नर को जवाब देना पड़ता है मतलब कमिश्नर को तो शायद पता भी नहीं है कि यहाँ पे कौन पीआई है या तो यहाँ पे कौन कांस्टेबल काम करते, लेकिन फिर भी जवाबदेही उसकी बनती है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी इसको दे सकते हो, लेकिन फाइनल जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चेन को फॉलो करता है। दो, हेनरी फेयोल में आता था यूनिटी ऑफ कमांड मतलब હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત, રાઈટ, અને રેખિક સાંકળનો સિદ્ધાંત। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्योर के अंदर एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके हाथ के नीचे तीन लोगों को उसने अथॉरिटी डेलीगेट किया, एक फोरमैन ए, फोरमैन बी एंड फोरमैन सी। और जो फोरमैन ए वो वर्कर्स को अपने डिपार्टमेंट के वर्कर्स को या तो अपने मशीन के वर्कर्स को काम सौंपेगा। तो ये प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं बनता, लेकिन हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग इंसान को। जबकि डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन में या तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ एक्टिविटीज अंडरलाइन करो, सेम सेम एक्टिविटी को एक जैसा अपने क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऑल द पर्सन्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, यानी सबको एक ही डिपार्टमेंटल हेड के पास से सारे ऑर्डर्स लेने के। जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो तुम्हारा एक ही हेड देगा, दूसरा कोई इंसान उसमें कोई भी बात दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम उसकी सुनोगे भी नहीं अगर दूसरा कोई इंसान आएगा तो। ये गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा होता है, वो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर की बात सुनेगा, लेकिन दूसरा कोई कुछ भी बोल जाएगा तो वो उसके बारे में बात भी नहीं करेगा, उससे बात भी नहीं करेगा, उसकी सुनेगा भी नहीं, और शायद उसकी तरफ वो एकदम खराब तरीके से बिहेव भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको जिम्मेदारी सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक रखनी है। फॉलोइंग चार्ट इंडिकेट्स दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पहले सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है हर चीज की। ये जब चाहे तब अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकते हैं और जब चाहे तब अथॉरिटी को वापस भी ले सकते हैं। डेलीगेट यानी सौंपना बोलते हैं उसको। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा जो जनरल मैनेजर को काम देते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस, यानी तीन डिपार्टमेंट इसके अंदर बनाए, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस मैनेजर, राइट। उसके बाद में जो एक ही जगह से हमने देखा है, वैसे तो सबके डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बाइफर्केशन खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का किया है। देखो जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना उसके बारे में बताया है यहाँ पे, सबके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। तो प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन को काम देगा, ये क्लॉथ फैक्ट्री है जो स्पिनिंग का काम करेंगे। स्पिनिंग का मतलब क्या, रुई के अंदर से अपने जो धागे उसको निकालना, फिर वीविंग यानी उसको बनाना कपड़े को, और डाइंग यानी उसको कलर करना।
और हर डिपार्टमेंट के ये फोरमैन के हाथ के नीचे वर्कर्स काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया तुमने, पहले डिपार्टमेंट बनाए, ऊपर डिपार्टमेंट नहीं थे, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट नहीं होते, लेकिन डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं। देयर इज अ फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ऊपर से नीचे ऑथोरिटी आती है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस मीन्स ईच सबऑर्डिनेट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हिम ओनली। यानी हर सबऑर्डिनेट क्या करेगा, अपने जो भी सुपीरियर है उसके पास से इंस्ट्रक्शन लेगा और सिर्फ उसी को रिस्पॉन्सिबल है। इमीडिएट यानी तुरंत, मेरे ऊपर कौन है उसी के पास से मुझे ऑर्डर लेना, उसके ऊपर कौन बैठा है मैं नहीं जानता और मुझे उसकी बात सुननी भी नहीं है। ऑल पर्सन्स एट द सेम लेवल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर फोरमैन स्पिनिंग डिपार्टमेंट का है और फोरमैन वीविंग डिपार्टमेंट का, ये दोनों एक दूसरे से बात कितनी भी करे लेकिन एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं है और एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों स्वतंत्र है। एंड देयर इज डेफिनेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच पोजीशन। हर पोजीशन पे अथॉरिटी पहले से डिफाइंड है, हर पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी पहले से डिफाइंड है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से अपने डिसाइड करके रखते हैं। फिर एडवांटेजेस, तो सिंपल, समझना आसान। देखो इसमें वर्ड टू वर्ड अपने जाना है, खाली सिंपल, फिर डिसिप्लिन मेंटेन होना, फिर प्रॉम्प्ट यानी टाइम पे डिसीजन ले पाना, और ऑर्डरली कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे टाइम टू टाइम होता रहता है और ऑर्डर में जाता है, बीच में कोई भी स्केलर चेन को ब्रेक नहीं करेगा। यानी अगर ए को बी से काम लेना है तो वो ऑर्डर उसी से सुनेगा, दूसरे किसी से नहीं। तो पहले सिंपल, सिंपल में क्लैरिटी है, क्लैरिटी देखो अपने ना कई बार बोलते क्लियरिटी, मेरे फोन के कैमरा की क्लियरिटी बहुत अच्छी है, क्लियरिटी वर्ड नहीं है, दैट्स क्लैरिटी, क्लियरिटी वर्ड नहीं है, तो आपसे मत यूज करना। क्लियरिटी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, क्लैरिटी बोलते हो, बराबर। तो ये क्लैरिटी होना, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता है कि मेरी ऑथोरिटी कितनी, मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। फिर डिसिप्लिन में रहना, मतलब मुझे कंट्रोल कौन करता है, मेरा इमीडिएट सुपीरियर, मेरे ऊपर का इंसान मुझे कंट्रोल करता है, इसका मतलब मैं डिसिप्लिन में काम करूंगा क्योंकि मुझे एक ही जन से बात सुननी है। प्रॉम्प्ट यानी क्विक डिसीजन, टाइम पे डिसीजन लिया जाता है क्योंकि हर मैनेजर के पास सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट या अपने लेवल के डिसीजन लेने की फुल अथॉरिटी होती है। और ऑर्डरली कम्युनिकेशन यानी इसमें कम्युनिकेशन की चेन ब्रेक नहीं होती, कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, जिसको पहले से बोला गया है कि आपको अपने काम के बारे में इससे कांटेक्ट करना है तो वो सिर्फ उसी के बारे में बात करेगा। नाउ इजी सुपरविजन एंड कंट्रोल, सुपरविजन आसान क्यों, सुपरविजन आसान इसलिए क्योंकि डायरेक्शन देने वाला एक इंसान, कमांड देने वाला एक इंसान, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ के नीचे कितने लोग काम करते हैं, तो मैं उस पर नजर आसानी से रख पाऊंगा। अब इसमें डिसएडवांटेजेस, पहले तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक इंसान को सारे काम संभालने पड़ते हैं, तो स्पेशलिस्ट कब बनेगा, मैं अगर एक काम रिपीटेडली करता रहूं तो मैं स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा, बराबर। बैंक में पहले ना मशीन नहीं होते थे नोट गिनने के, तो कैशियर को तुम नोट गिनते देखो न, तुमसे बात करते जाएगा, नोट गिनते जाएगा, और उसकी स्पीड देखो ना, तो तुमको ऐसा लगे ना कि मशीन अभी जो आते हैं ना एग्जैक्टली वैसी स्पीड से वो फास्ट इसको काउंट करता था। मतलब क्या था, उसके पास वो स्पेशलाइजेशन था क्योंकि उसको रोज वही काम करना है, उसको सब डिपार्टमेंट नहीं देखने, उसको सिर्फ और सिर्फ कैश के पास ही बैठना था, दूसरा कोई डिपार्टमेंट नहीं। ऐसे ही ये जो पासबुक प्रिंट करता था ना, वो फटाफट फटाफट उसको है ना, ऐसा जैसे कि उसके हाथों को पहले से पता है, उसके हाथों को जैसे आंखें, वो कंप्यूटर के ऊपर जब कीबोर्ड प्रेस करे ने, तो उसको नंबर कैसे डालना है, अकाउंट का कौन सी की दबानी है, फटाफट उसको आता है, ये स्पेशलाइजेशन हुआ क्योंकि उसको सिर्फ एक ही काम करना है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि एक इंसान सारे पूरे डिपार्टमेंट के सब काम को संभालता है, इसलिए उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता। लैक यानी अछत हुई, खामी, एन एब्सेंस ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग, टाइम अब नहीं है, देर इज नॉट इनफ टाइम क्योंकि तुम सारे डिपार्टमेंट के सब काम संभालते हो, तो कंसेप्चुअल यानी सोचने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। फिर ऑटोक्रेटिक अप्रोच ऑफ और सेंट्रलाइजेशन, ऑटोक्रेटिक अप्रोच यानी मनमानी करना,
जैसा मन में आए ना वैसा काम करना, किसी की ना सुनना, उसको ऑटोक्रेटिक बोला जाता है। बराबर। ऑटोक्रेटिक हमेशा कब होता है कि अगर मैं तुम्हारे सारे सबॉर्डिनेट मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, जितनी भी सलाह दे मैं सुनूं ना ने, मैं अपनी मर्जी की बात करूं, तो वो क्या, ऑटोक्रेटिक अप्रोच या तो सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, किसी के हाथ में सत्ता होना। इट विल बी सक्सेसफुल, बी नहीं है बीच में, इट विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब, ओबीडियंस का मतलब सिंपली ये होता है कि मैं किसी की बात मानता हूं। सेंट्रलाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी इनिशिएटिव टू सबऑर्डिनेट। कोई इनिशिएटिव नहीं मिलता, सबऑर्डिनेट को कुछ काम नहीं मिलता है ज्यादा। यानी ऐसा नहीं कि कोई नई बात ले, इनिशिएटिव यानी नई बात लेके आना, न्यू स्टार्ट, सबऑर्डिनेट को जरा भी नहीं है। एंड कोऑर्डिनेशन, संकलन बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम आता है क्योंकि कोई इंसान ज्यादा जल्दी काम करता है तो तुमको उसके साथ में फटाफट काम करना पड़ता है, सेम डिपार्टमेंट है इसलिए। लैक ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं मिलती क्योंकि सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करेंगे, वो ऑर्डर को खाली फॉलो करेंगे। यानी एक ही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट वही के वही सब के सब, तो रूटीन एक्टिविटी, रोज की एक्टिविटी करा करेंगे, वो स्पेशलिस्ट भी नहीं बन पाएंगे, ना कोई नई ट्रेनिंग ले पाएंगे। पर यह सुटेबल है जहां पे, अंडरलाइन करना इसमें, फ्यू सबऑर्डिनेट्स, पहली लाइन में, जहां पे फ्यू सबऑर्डिनेट है और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे लेवल ऑफ अथॉरिटी कम है, जहां पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डायरेक्ट है, यानी लोग एक दूसरे से सामने सामने बात कर सकते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत ना हो, और जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन हो। चार मुद्दे याद रखने के, एक तो सबऑर्डिनेट कम हो स्मॉल स्केल में, दूसरा अथॉरिटी के लेवल कम हो, तीसरा डायरेक्ट अपने कम्युनिकेशन कर सकते हो, और चौथा जिसके अंदर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन हो पाए ऐसी जगह पे। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि पुलिस वाले को डायरेक्ट कंट्रोल रखना पड़ता है। एक केस एक जन को सौंपा जाए, ऐसा हो ने, तो केस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें टारगेट थोड़ा रखते हैं कि 4 दिन में केस निपटा दो, ऐसा नहीं होता ना, इसमें टारगेट नहीं होता, इसलिए इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना, ये पहले नहीं सीखा था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल भी था, राइट। ये वाला तुम पहली बार सीख रहे हो, उसी के अंदर का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लाइन एंड स्टाफ। स्टाफ यानी क्या, अपने स्टाफ का मतलब समझ देखो, जो काम करते हो वो स्टाफ, बराबर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा स्टाफ है, हम ऐसा बोलते हैं ना। पर नॉर्मली ऐसा नहीं है, स्टाफ यानी हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, उसको स्टाफ बोलते हैं। स्टाफ कहाँ से वर्ड आता है, स्टाफ वर्ड आता है लकड़ी से, जो लकड़ी पकड़ के बूढ़े लोग चलते हैं ना, वो उस लकड़ी को स्टाफ बोला जाता है। यानी मदद करने वाली लकड़ी को स्टाफ बोलते हैं। इसी के ऊपर से वर्ड आ गया कि जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे काम करते हैं उसको भी अपने क्या बोलेंगे, स्टाफ। तो यहाँ पे जो स्टाफ है ना, वो स्टाफ आपको सिर्फ ओपिनियन देगा कि ऐसा करो, मानना ना मानना आपकी मर्जी। यानी स्टाफ के अंदर एक्सपर्ट को रखा जाएगा और वो एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। फिर वो डिसीजन लेना या ना लेना वो तुम्हारी मर्जी, वो आपको थोप नहीं सकते कोई भी चीज के ये करना ही पड़ेगा, राइट। अब देखो इसके अंदर, अंडर दिस स्ट्रक्चर स्टाफ स्पेशलिस्ट है, उसको अपॉइंट किया जाता है एडवाइस देने के लिए, है ना, सिर्फ सलाह दे सकते हो। व्हेन द वर्क ऑफ लाइन मैनेजर इंक्रीजेस, अब काम तुम्हारे पास बढ़ जाए तो तुम क्या करोगे, स्पेशलिस्ट की जरूरत तुमको पड़ेगी। सच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू लाइन मैनेजर बाय स्टाफ पर्सनल। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें दो पोजीशन है। पहला है लाइन मैनेजर्स, दे हैव फुल अथॉरिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनके पास पूरी अथॉरिटी है, कोई भी डिसीजन लेने की उनके पास पूरी अथॉरिटी है, और वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर द स्टाफ एक्सपर्ट यानी स्पेशलिस्ट, their main function is to advise the line managers. Their positions are purely advisory nature. इनकी पोजीशन कैसी है, एडवाइजरी, सिर्फ सलाह देने की। यानी वो उनके पास राइट यानी हक किसका है, खाली रिकमेंड करने का। रिकमेंड करना मतलब सलाह देने का, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। मतलब मैंने बोला ना कि जब किसी मैनेजर का काम बढ़ जाएगा तो वो असिस्टेंट रखते हैं,
अपने असिस्टेंट रखते हो, वो असिस्टेंट क्या करेगा, उनको काम में मदद करेगा, पर फाइनल डिसीजन कौन लेगा, वो मैनेजर लेगा। बात समझ में आ रही है? लाइन एंड स्टाफ, लाइन में ऑथोरिटी पूरी है लाइन मैनेजर के पास, कि डिसीजन लेंगे तो वही, काम सौंपेंगे तो वही, लेकिन जो स्टाफ मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको रिकमेंडेशन देंगे कि ऐसा काम करो तो ज्यादा अच्छा। देखिए ये आपको पोजीशंस बताई गई है, एक सेक्रेटरी और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये दो अलग अलग बताए गए हैं, राइट। इसमें मैनेजर फाइनेंस का, मैनेजर प्रोडक्शन का, मैनेजर फिर उसके अंदर इंजीनियर, फिर फोरमैन और वर्कर्स आता है। ये जितने भी सलाह देने वाले लोग हैं ना, वो सेक्रेटरी और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो बाजू बाजू में रखे हैं ना, वो सलाह देने वाले लोग हैं। वो किसको सलाह देंगे, जनरल मैनेजर को, कि ऐसा करो ऐसा करो, पर मानना न मानना किसके हाथ में है, मैनेजर के हाथ में, राइट। अब एडवांटेजेस, पहले तो स्पेशलाइजेशन, क्योंकि एक्सपर्ट की स्किल और नॉलेज का आपको फायदा मिलेगा, एक्सपर्ट की स्किल और नॉलेज का आपको फायदा मिलेगा पहला। हाई क्वालिटी डिसीजन, क्योंकि एक्सपर्ट ने एडवाइस दी है, और एडवाइस के ऊपर से आपके डिसीजन कैसे होंगे, एकदम परफेक्ट। फिर उसके बाद में प्रॉस्पेक्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेजर्स टू फोकस इन देयर स्पेशलाइज्ड एरिया। अब मेरा काम बट जाता है, मैं एडवाइस अगर किसी से ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं पूरी तरह से अपने उसी काम के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा जिसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो मैं फिर अपना ग्रोथ उस एरिया के अंदर कर पाऊंगा, यानी मैं पर्सनली उस एरिया के अंदर, उस काम के अंदर ज़्यादा ग्रोथ कर पाऊंगा। फिर ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पर्सोनेल, पर्सोनेल है देखो, पर्सोनेल यानी स्टाफ एम्प्लॉइज, उसको पर्सोनेल बोला जाता है, डबल NEL। पर्सनल अलग है, पर्सोनेल, इसलिए मैं आगे रुका था पर्सनल ग्रोथ के टाइम पे, कि मैं चेक कर रहा था कि इसमें पर्सोनेल आएगा कि पर्सनल आएगा। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पर्सोनेल बिकॉज दे कैन कॉन्सेंट्रेट इन देयर ओन फील्ड, यानी इनको भी क्या मिलेगा, आसानी हो जाएगी इनके लिए भी। अब इसमें वो अपने खाली फील्ड में कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस है, देखो लाइन एंड स्टाफ कन्फ्लिक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, झगड़े, दोनों के बीच में ऐसा है ना, कहा सुनी हो सकती है, किस बात के लिए, कि अगर स्टाफ वालों ने कोई चीज को रिकमेंड किया, लाइन मैनेजर ने उसको क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उससे अगर गलत रिजल्ट आए ना, तो दोनों एक दूसरे को गालियां देंगे, समझे। तो ये एग्जैक्टली कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दूसरा, लेक्स वेल डिफाइंड ऑथोरिटी, ऑथोरिटी है ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि लाइन मैनेजर डिसाइड करने वाले, तो स्टाफ वालों की जरूरत क्या है तुमको, तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि जो स्टाफ मैनेजर्स आते हैं ना, वो एक्सपर्ट होते हैं, और एक्सपर्ट यानी पगार मांगेंगे, और अगर ज्यादा पगार मांगेंगे तो तुमको कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी उसकी। तो ये तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लास्ट वन। The functional organization structure is most widely used in the medium and large organization with limited number of products. Underline करो ये, जिसकी प्रोडक्ट कम होने, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी मीडियम, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि याद करने में मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो। आपको याद रखना है कि ये कहाँ सूटेबल, सवाल ये पूछो तो मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो। और इसमें कौन सा प्रिंसिपल, आगे में आगे की कौन सा देखा तुमने, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन देखा, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन है, बराबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कार्यनी वेचनी, अने स्पेशलाइजेशन मतलब हम निष्णातनी सेवा। under this form of organization all the activities of organization are divided into different groups of activity, यानी चार हिस्सों में हमने डिवाइड किया। पर्सोनेल यानी स्टाफ रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग के साथ फाइनेंस यानी पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, और मार्केटिंग यानी सेलिंग। फॉर ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज a separate department is created and a separate expert person is appointed as departmental head. He has full authority and responsibility for his particular function. For example, purchase manager is responsible for all the purchases of the company.
यानी सारा परचेज कौन करेगा? परचेज मैनेजर करेगा। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, तो बाय फंक्शंस। दूसरा, एम्फेसिस यानी ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? सब गोल्स के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पिरामिडल ग्रोथ, पिरामिड यानी ट्राइंगल में ग्रोथ होता है, त्रिकोणाकार ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर फंक्शनल ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर अंदर भी रिलेशनशिप है। जैसे कि देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं कर पाएगा, उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से मदद चाहिए। दूसरा, प्रोडक्शन करने के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसको बेचने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास भेजना पड़ेगा। तो सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप मेंटेन होती है, लेकिन काम से रिलेटेड। तुम काम के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाते हो। और लिमिटेड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉल स्ट्रक्चर। लिमिटेड स्पैन, अब स्पैन यानी विस्तार। मैनेजमेंट है ना, एक इंसान 4-5 लोगों के ऊपर खाली कमांड रख पाएगा, यानी उसको 4-5 लोगों को अगर संभालना है तो संभालना आसान है। जबकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, उसके अंदर ऐसा था ना कि एक इंसान, एक डिपार्टमेंट का हेड पूरे डिपार्टमेंट को संभालता है। इसमें 100 भी हो सकते हैं, 150 भी और 1000 भी हो सकते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है कि आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो फंक्शन आपको दिया गया है, उस फंक्शन के साथ में करने वाले लोगों, काम करने वाले लोगों को खाली संभालोगे। तो लिमिटेड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड टॉल स्ट्रक्चर इसके अंदर बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, टॉल स्ट्रक्चर यानी ऊपर से नीचे ज्यादा स्ट्रक्चर लंबा बनता है, इसलिए। अब देखो, ये हेडक्वार्टर, उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल 4 डिपार्टमेंट हुए। उसमें 3 अलग अलग प्लांट भी है, 3 अलग अलग प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3। अब प्लांट 1 के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, एफ पी पी एम जो लिखा है ना वो। फिर उसके बाद में प्लांट 2 के अंदर वही वापस पर्सनल, मैनेजमेंट, फाइनेंस और प्रोडक्शन, ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हुए। ऐसे ही प्लांट 3 के अंदर, यानी हर बार तुम फंक्शन देखते हो, 3 प्लांट है, तो 3 प्लांट को एक जन नहीं संभाल रहा है, तीनों 3 प्लांट के लिए 4-4 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, और ये चारों 4 अलग डिपार्टमेंट को संभालने वाले लोग जो है ना, वो अलग अलग होंगे, और वो सिर्फ अपने फंक्शन पे ध्यान देंगे। अब इसकी सूटेबिलिटी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में, आगे वाला कौन सा था, स्मॉल स्केल में, बराबर। दूसरा वाला कौन सा था, मीडियम स्केल में, ये लार्ज स्केल। इट इज सुटेबल वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर मोर कॉम्प्लेक्स, यानी ज्यादा जटिल जो होती है ना वो, और जहाँ स्पेशलाइजेशन जरूरी है, और जहाँ पे हर एक्टिविटी के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना जरूरी है, आपका स्पेशल अटेंशन होना जरूरी है। फिर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम सौंप दिया जाता है, और दूसरा, जिसको काम सौंपा गया उसका, उसकी स्पेशलिटी देख के उसको काम सौंपा जाता है। फिर ऑर्डर एंड क्लैरिटी, सबको पता है मुझे क्या काम करना है और कौन से ऑर्डर में काम दिया जाएगा, सबको मालूम है, तो इसलिए आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इट एंश्योर्स इकोनॉमिकल एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉइज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो पाएगा। एंड इट प्रमोट्स प्रोफेशनल अचीवमेंट एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको पता है कि मुझे जो काम आता है वही काम मुझे सौंपा गया है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और दूसरा, प्रोफेशनली उसको अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बोला प्रोडक्शन में गड़बड़ हुई, लेकिन गड़बड़ किसने की, ये ढूंढना फिर इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना याद करना, आगे नहीं देखना। फिर इट स्लोज डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि सबको पूछना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग धीमा हो जाएगा। इट बिकम्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद चेंजेस इन वर्क रिक्वायरमेंट। जो काम में चेंज अगर आया ने, तो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन पहले से लेके छेले तक चेंज करना पड़ेगा। एंड उसमें लाइन एंड स्टाफ के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकती है, और डिपार्टमेंट के बीच में भी झगड़े हो सकते हैं। कैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा बोले कि हम कब से
पैसे मांग रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, परचेस करने के लिए रॉ मटेरियल, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट हमको पैसे टाइम पे नहीं देता। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस तरह के झगड़े हो सकते हैं। एंड इट इज टू कॉस्टली, क्योंकि फंक्शन के हिसाब से स्पेशल इसको ढूंढना है, तो उन सबके पगार में पैसा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में पैसा जाएगा, इसकी वजह से। तो इतना अभी आज कंप्लीट करते हैं।